अगली बार जब दुनिया भर की नजरें ना फीफा वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स के मैदान पर हों, तो एक चीज पर गौर कीजिएगा। बिल्कुल। मतलब जब आप खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सामग्री का इस्तेमाल करते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। बहुत मुमकिन है कि उस सामान की जड़ें भारत के एक ऐसे शहर से जुड़ी हों जो किसी जमाने में हर रात खुद को लोहे और लकड़ी के 12 विशाल दरवाजों के पीछे बंद कर लिया करता था। सुनने में तो किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लगता है। लेकिन ये बिल्कुल सच है। श्रोताओं का आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम पंजाब के दिल में बसे एक ऐसे शहर के इतिहास को खंगाल रहे हैं जिसने उजड़ने और बसने की कई सदियां देखी हैं। मेरा मतलब है जालंधर। हाँ, जालंधर का इतिहास वाकई बहुत दिलचस्प है। मुगल काल की ऊंची दीवारों वाले एक बंद शहर से लेकर आज के आधुनिक और दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब तक का इसका सफर। और ये पूरी जानकारी ना कुलविंदर सिंह जी के शानदार शोध पर आधारित है। बिल्कुल, जिन्होंने शहर की भूली बिसरी यादों और इसके अर्थशास्त्र को वापस जिंदा किया है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। हमारा उद्देश्य इन पन्नों के जरिए सिर्फ तारीखें पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कोई शहर अपनी चमड़ी कैसे बदलता है। और शहर अपनी चमड़ी बदलते हैं बिल्कुल एक जीवित प्राणी की तरह। मतलब अगर हम शहरों को सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा मानना बंद कर देना, तो इतिहास कहीं ज्यादा साफ दिखने लगता है। एकदम सही बात है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज जालंधर के जिन व्यस्त बाजारों, ट्रैफिक और मॉल्स के बीच से लोग रोज गुजरते हैं, ठीक उसी जमीन के नीचे एक 12 दरवाजों वाले पुराने किले का पूरा भूगोल दफन है। अरे वाह, मतलब पूरा का पूरा किला। हाँ, और मजा तब आता है जब हम शहर के नाम को डिकोड करते हैं। जालंधर, जल और अंदर, यानी 2 नदियों सतलुज और ब्यास के बीच बसा हुआ दोआबा का क्षेत्र। पानी ना इस शहर की रगों में है। जल और अंदर, यही वो धागा है जो हमें इसके प्राचीन ढांचे की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। कुलविंदर सिंह के शोध में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है कि मुगल काल में ये शहर कोई बिखरा हुआ कस्बा नहीं था, एक बहुत ही सलीके से बुना गया मध्यकालीन ग्रिड था। इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया था। बस्तियां और कोट। हाँ, 12 बस्तियां और 12 कोट। बस्तियां शहर के बाहरी इलाके में बसाई गई थी, जहां मुख्य रूप से मुस्लिम और पठान समुदाय के लोग रहा करते थे। सही कहा। और अंदर की तरफ थे 12 कोट, जो हिंदू प्रधान मोहल्ले थे। ये कोट कोई आम मोहल्ले नहीं थे, ये अपने आप में छोटे छोटे किले थे। और इस पूरे शहर को 10 से 12 फीट ऊंची एक बेहद मजबूत दीवार ने घेर रखा था। और उसी दीवार में वो 12 मुख्य दरवाजे थे, जैसे माई हिरान गेट, बल्मीकी गेट, नीला महल गेट। तो ये दरवाजे क्या सिर्फ नाम के लिए थे? बिल्कुल नहीं। इन दरवाजों के नाम भी महज पहचान के लिए नहीं थे। हर दरवाजे के पीछे एक पूरा इतिहास और लोक कथाएं हैं। जैसे माई हिरान गेट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, क्या कहानी है उसकी? कहा जाता है कि इस इलाके में एक बहुत ही प्रभावशाली महिला रहती थी, जिन्हें लोग सम्मान से माई कहते थे। उनके पास एक बेशकीमती हीरा था। उसी माई और हीरे के नाम पर इस दरवाजे का नाम माई हिरान गेट पड़ गया। अरे वाह! और मुगल वास्तुकला के हिसाब से ये दरवाजे शहर की सुरक्षा पंक्ति थे। शाम ढलते ही इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता था और पहरेदार तैनात हो जाते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उस दौर की एक प्राचीन गेटेड कम्युनिटी जैसी थी, जहां रात होते ही दरवाजे बंद। एकदम सही एनालॉजी है ये। लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है। अगर बस्तियां शहर के बाहरी हिस्से में थीं और कोट अंदर की तरफ ऊंची दीवारों के पीछे थे, और दोनों की धार्मिक पहचान भी अलग थी, तो क्या ये दोनों हिस्से कभी आपस में मिलते भी थे? ये बहुत ही लाजिमी सवाल है। मतलब क्या ये सच में एक शहर था या फिर एक ही जमीन पर बसी 2 अलग-अलग दुनिया थीं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था? बाहर से देखने पर ये 2 अलग दुनिया लग सकती हैं, लेकिन अगर हम इसे सप्लाई चेन के नजरिए से देखें ना, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। सप्लाई चेन, वो कैसे? देखिए, दीवारें तो सुरक्षा के लिए थीं, लेकिन अर्थशास्त्र ने उन दीवारों के बीच गहरे पुल बना रखे थे। बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत ही कुशल कारीगर और दस्तकार थे। वहां कपड़े बुनने, रंगाई और हाथ के बेहतरीन काम होते थे। अच्छा, तो प्रोडक्शन वहां होता था? हाँ, अब माल तो बन गया, लेकिन उसे दूर दूर तक बेचेगा कौन? यहीं पर कोट के महाजन और व्यापारी काम आते थे। वो बस्तियों के कारीगरों से कच्चा या तैयार माल खरीदते थे और अपनी व्यापारिक समझ से उसे पूरे पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों में बेचते थे। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। बिल्कुल। धर्म और दीवारों से परे ये शहर एक बहुत ही जटिल आर्थिक चक्र में फंसा हुआ था।
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। यानी व्यापार ने शहर को एकजुट रखा था। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं था जो जालंधर को जोड़ रहा था। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, आस्था का पहलू भी तो है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने जल और अंदर की बात की थी। जब हम कुलविंदर जी के शोध में कुल किशनचंद मोहल्ले का जिक्र पढ़ते हैं तो वहाँ का माँ अन्नपूर्णा मंदिर सामने आता है। माँ अन्नपूर्णा जो भोजन की देवी मानी जाती है। हाँ, वो शहर के सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है। और ये उस प्राचीन 12 तालाबों के नेटवर्क का हिस्सा है जो कभी शहर की जीवन रेखा हुआ करते थे। पानी और आस्था का ये संगम ना जालंधर की बुनियाद है। इसका सबसे विराट उदाहरण है देवी तालाब मंदिर। देवी तालाब मंदिर, ये तो काफी मशहूर है ना, बहुत मशहूर है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि पूरे भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। अरे वाह, 51 शक्तिपीठों में से एक। हाँ, और इस मंदिर परिसर में जो विशाल तालाब है, उसकी उत्पत्ति की कहानियां शहर के मनोविज्ञान को दर्शाती हैं। एक मान्यता ये है कि जब माता सती का अंग यहाँ गिरा तो भगवान शिव के आंसुओं से इस तालाब का निर्माण हुआ। क्या बात है। और दूसरी कथा ये कहती है कि 8वीं सदी में जब आदि शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की थी तो उन्होंने स्वयं गंगा मैया का आवाहन किया था, जिसके बाद ये जल धरती फोड़कर बाहर आया था। ये तो बहुत ही गहरी मान्यता है। और मैंने पढ़ा है कि ये जगह सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं रही। 18वीं सदी में बाबा हरि वल्लभ जी ने इसी देवी तालाब के पास हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक ऐसा मंच है जहां से भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई बड़े दिग्गजों ने अपनी शुरुआत की, और ये परंपरा आज तक कायम है। लेकिन जहां एक तरफ शिव के आंसुओं और गंगा से भरे तालाब हैं, वहीं शोध में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज का जिक्र है। आप सूखा तालाब की बात कर रहे हैं ना? हाँ, किशनपुरा के पास स्थित सूखा तालाब, एक ऐसा तालाब जो कभी भरता ही नहीं। इसके पीछे क्या कहानी है? सूखा तालाब जहां आज श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर स्थित है, वो लोक कथा और भूगोल का एक बहुत ही विचित्र मेल है। किंवदंती है कि किसी जमाने में एक बहुत ही विशाल और पानी से लबालब भरा हुआ तालाब था। तो फिर ये सूखा कैसे? एक बार एक तपस्वी साधु वहां अपना करंडल, यानी जो कमंडल या जलपात्र होता है ना, उसे भरने आए। अचानक उनका पात्र उस गहरे तालाब में गिर गया। अच्छा। अब साधु को अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। उन्होंने इसे अपना निजी अपमान मान लिया और गुस्से में आकर उस पूरे तालाब को श्राप दे दिया कि आज के बाद यह हमेशा सूखा रहेगा। ये तो हो गई लोक कथा, लेकिन एक शहर जो पानी के इर्द गिर्द बसा हो, वहां एक तालाब का अचानक सूख जाना और फिर कभी ना भरना, क्या इसे सिर्फ श्राप मान लिया जाए? यहीं पर सबसे हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। हम इसे सिर्फ एक मिथक मानकर दरकिनार कर सकते थे, लेकिन 1984 में जालंधर में एक भयानक बाढ़ आई। 1984 की बाढ़, वो तो बहुत भयानक थी। हाँ, पूरा किशनपुरा इलाका और शहर के कई हिस्से कई फीट पानी में डूब गए। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तब ये तय किया गया कि बड़े बड़े भारी इंडस्ट्रियल डीजल पंप लगाकर पूरे इलाके का बाढ़ का पानी निकाला जाए। और उसे कहीं तो डालना था। बिल्कुल। तो उन्होंने वो सारा पानी इस सूखे तालाब के विशाल गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से डिप्रेशन या कैचमेंट एरिया की तरह उसका इस्तेमाल किया। एकदम सही। प्रशासन ने पाइप बिछाए और लगातार कई दिनों तक लाखों गैलन पानी उस सूखे तालाब में फेंका गया। लेकिन आप मानेंगे नहीं, प्रशासन और स्थानीय लोग तब सन्न रह गए जब उन्होंने देखा कि इतना असीमित पानी डालने के बावजूद उस तालाब का जल स्तर 1 इंच भी नहीं बढ़ा। वेट, सच में 1 इंच भी नहीं? हाँ, वो सारा का सारा बाढ़ का पानी जमीन के अंदर ऐसे गायब हो गया जैसे वहां नीचे कोई पाताल लोक का दरवाजा हो। भूवैज्ञानिक इसे किसी विशाल भूमिगत सिंखोल कह सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए 1984 की उस घटना ने उस साधु के श्राप वाली कहानी पर एक बहुत बड़ी मोहर लगा दी। ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है कि कैसे पुराने शहर अपने अंदर ऐसे राज छुपाए रखते हैं जो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती दे देते हैं। बिल्कुल। आस्था, व्यापार और लोक कथाओं ने पुराने जालंधर को एक धागे में बांध कर रखा था। लेकिन फिर दौर बदला। 1870 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान एक ऐसी चीज ने इस शहर में दस्तक दी जिसने उन 12 दरवाजों और ऊंची दीवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हाँ, रेलवे। एकदम सही। सिंध, पंजाब एंड दिल्ली रेलवे ने मुल्तान को सीधा दिल्ली से जोड़ दिया और जालंधर एक प्रमुख जंक्शन बन गया।
मैं तो रेलवे को उस दौर के फिजिकल इंटरनेट की तरह देखता हूँ। फिजिकल इंटरनेट, ये काफी दिलचस्प तुलना है। मतलब जिसने बंद मोहल्लों को पूरी दुनिया से जोड़ दिया। इसी दौर में अंग्रेजों ने दोमोरिया पुल बनाया, जो लगभग 1600 साल पुराना है और आज भी इतना मजबूत है। और इकेरी पुली का जिक्र भी आता है। हाँ, इकेरी पुली का इलाका ना शहर के व्यापारिक विस्तार का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जगह अपने मशहूर लकड़ी बाजार के लिए जानी जाती है। और मैंने सुना है वहाँ का जलजीरा भी बहुत मशहूर है। अरे हाँ, शोध में एक बड़ा मजेदार संदर्भ है कि इकेरी पुली का जलजीरा इतना मशहूर रहा है कि जालंधर के बड़े बड़े वीआईपी घरों और शाही शादियों में ये खास तौर पर मंगवाया जाता रहा है। क्या बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या रेलवे के आने से शहर की संस्कृति में कोई बदलाव आया? अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें ना, तो रेलवे ने जालंधर को एक नई प्रशासनिक पहचान दी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1947 से 1953 तक चंडीगढ़ बनने से पहले जालंधर ही पंजाब की राजधानी था। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, और कैसे आज के डीएमयू शेड तक का सफर रेलवे की प्रगति को दर्शाता है। 1995 तक यहाँ स्टीम इंजन चलते थे, तो रेलवे ने बहुत कुछ बदला। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? रेलवे ने शहर को जोड़ा जरूर, लेकिन उसी रेलवे ने 1947 में विभाजन का सबसे बड़ा दर्द और बदलाव भी देखा, जिसने जालंधर का पूरा भूगोल बदल दिया। 1947 का विभाजन, वो तो शहर के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है। विभाजन से जालंधर की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स कैसे बदली? देखिए, हमने जिन बस्तियों की बात की थी, वहां की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। बस्तियों में सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर कोटों और उन खाली बस्तियों में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने नया जीवन शुरू किया। सियालकोट से आए शरणार्थी, राइट? हाँ, इसके साथ ही एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव हुआ। सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, वहां के कुशल खेल सामग्री के कारीगर जालंधर आ गए। लेकिन यहाँ एक बात समझ नहीं आती, बस्ती 9 जो एक साधारण आवासीय इलाका था, वो दुनिया भर के लिए स्पोर्ट्स हब कैसे बन गया? इसका जवाब उन शरणार्थियों के हुनर और रेलवे जंक्शन में ही छिपा है। उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, बस हुनर था। उन्होंने बस्ती 9 के खाली घरों के आंगनों में ही चमड़ा सिलना और लकड़ी तराशना शुरू कर दिया। और रेलवे का इस्तेमाल सप्लाई के लिए किया? बिल्कुल, रेलवे जंक्शन की कनेक्टिविटी और सियालकोट के कारीगरों के हुनर ने मिलकर जालंधर को भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल बना दिया। और ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। हाँ, यहाँ के क्रांतिकारी जज्बे को भी नहीं भूल सकते। देश की आजादी में गद्री बाबाओं के योगदान को दर्शाने वाले देशभक्त यादगार हॉल का सम्मानपूर्वक जिक्र करना तो बनता है। एकदम सही, वो हॉल शहर की क्रांतिकारी भावना का प्रतीक है। और इसी उद्यमी और क्रांतिकारी भावना ने जालंधर को आज के आधुनिक रूप में ढाला है। आज जालंधर पुराने कोटों और दरवाजों से बाहर निकलकर मॉडल टाउन, लाजपत नगर और आदर्श नगर जैसे इलाकों में फैल चुका है। हाँ, शहर बहुत बड़ा हो गया है अब। पुराने 12 दरवाजे अब सिर्फ चौराहों के नाम बनकर रह गए हैं। आप वहां जाएंगे तो कोई असली दरवाजा नहीं मिलेगा। ये तो है। अगर आप बाजारों के विकास का विश्लेषण करें ना, तो एक तरफ रैनक बाजार है जो सबसे पुराना है और चीप एंड बेस्ट शॉपिंग के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ बस्ती 9। हाँ, और जब आप बाहर निकलते हैं तो मॉडल टाउन मार्केट में पारंपरिक पंजाबी फैशन मिलता है। और अब तो एमबीडी नियोपोलिस तथा सेंट्रम ज्योति मॉल जैसे आधुनिक मॉल्स भी हैं। तो क्या आज की पीढ़ी को जालंधर के नाम का अर्थ यानी जल और अंदर या बाबा सोढल के मेले जैसी पुरानी लोक कथाएं याद हैं, जहां उस बच्चे ने जल समाधि ले ली थी? आधुनिकता के बावजूद ना, जालंधर ने अपनी धार्मिक मेलों और पुरानी पहचान को आज भी मॉल्स और शोरूम्स के बीच जिंदा रखा हुआ है। आज भी लाखों की भीड़ उन पुराने तालाबों के पास बाबा सोढल के मेले में जुटती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम कुलविंदर सिंह जी के शोध से मिली जानकारी को संक्षेप में समेटें, तो जालंधर महज ईंट पत्थर का शहर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाने वाली एक जिंदा मिसाल है, जिसने खुद को 12 दीवारों वाले किलों से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल दिया। और इससे ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? इतिहास गवाह है कि इस शहर का अस्तित्व इसके 12 दरवाजों और 12 तालाबों पर टिका था। लेकिन आज के समय में जब शहर तेजी से फैल रहा है, तो एक आधुनिक शहर के दरवाजे और तालाब क्या हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या जालंधर का असली इतिहास उन पुरानी इमारतों और ईंटों में है जो अब गायब हो रही हैं, या फिर यहाँ के लोगों के उस जज्बे में है जिसने हर उजड़ने के बाद खुद को फिर से एक नए बाजार और नई पहचान के साथ बसा लिया? क्या बात है।
श्रोताओं से मेरा यही आग्रह है कि इस विचार पर जरूर मनन करें। शहर की असली इमारतें शायद पत्थरों से नहीं, लोगों के इरादों से बनती हैं। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल।